जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस सब के बारे में हमने जान लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जैसे कोई भी प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उससे किरणें परावर्तित होती हैं और उसका प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें या किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस दूसरे बिंदु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बात समझ में कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होते हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आई बात समझ में सब लोगों को? इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये कोई वस्तु है, अब इस पे मान लो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, इस पे प्रकाश की, यहाँ से इस पे कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस प्रकार से डाला गया। ये कोई प्रकाश स्रोत है, टार्च वगैरह, इससे इसमें प्रकाश डाला गया, तो क्या होगा कि इससे किरणें ये परावर्तित हुई इधर को ऐसे, तो ये यहाँ आकर, और ये ऐसे परावर्तित हुई तो ये यहाँ आकर यहाँ मिली, तो ये जो होगा इसका क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जहां पर किरणें एकदम स्पष्ट रूप से साफ साफ जाकर मिलती हैं, एकदम साफ साफ हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे हमारी परछाई हो गई सूर्य के प्रकाश में, या किसी वस्तु पर हम टार्च लगाए, उसका प्रतिबिंब एकदम साफ दिखाई दे, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आई बात समझ में? तो ये प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है या किरणें स्पष्ट रूप से मिलती हुई दिखाई देती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जहां पर किरणें स्पष्ट रूप से मिलती हुई नहीं दिखाई देती, केवल आभास होता है किरणें मिलने का कि यहाँ पर किरणें
मिल रही हैं, हमें प्रतीत होते हैं किरणें मिलती हुई, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई गोला होगा, ठीक है, गोले से उसको काट लिया जाएगा कुछ भाग उसका, और इसके बाद उसमें एक तरफ पेंट कर दी जाएगी, एक तरफ पेंट कर दी जाएगी, ठीक है। जब एक तरफ पेंट कर दी जाएगी तो ये जो काटा गया भाग होगा इसी को दर्पण बोल दिया जाएगा, और ये गोले से काटा गया है तो इसलिए इसे गोलीय दर्पण बोला जाएगा। तो सीधा लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक सिरे पर पेंट या पॉलिश पुती होती है, जबकि दूसरा सिरा परावर्तक सिरा होता है, जबकि दूसरा सिरा परावर्तक सिरा होता है। मतलब गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काट लिया जाएगा, इसके को पॉलिश या पेंट कर दी जाएगी, और दूसरे सिरे से हमें किरणें परावर्तित होती हुई दिखाई देंगी। अब जैसे ये पेंट या पॉलिश किस चीज की होती है? ये जो पेंट या पॉलिश होती है ये पारे की कलाई होगी, पारे की कलाई, मरकरी, पारा मतलब मरकरी, कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट होगा, लाल ऑक्साइड या लाल फास्फोरस का पेंट होगा। आई बात समझो? तो जब हम किसी गोले से कांच के, गोला किसका होगा? कांच का। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक सिरे पर पेंट या पॉलिश पुती होती है, जबकि दूसरा सिरा परावर्तक सिरा होता है। अब इससे संबंधित हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि प्रतिबिंब क्या होता है? कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक सिरे पर पेंट या पॉलिश पुती होती है, जबकि दूसरा सिरा परावर्तक सिरा होता है। ये पेंट या पॉलिश जो होती है पारे की कलाई होती है या लाल ऑक्साइड की पेंट होती है। आई बात समझ में आप लोगों की? इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, मुख्य फोकस, इस प्रकार से संबंधित हम इससे अब आगे पढ़ रहे परिभाषाएं। ये आप लोगों को समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हम फिर से हेडिंग डालेंगे, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित निम्न परिभाषाएं होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र ये होता है कि जैसे हम कोई गोला इस प्रकार से खींच लें, जैसे हम कोई गोला इस प्रकार से खींच लें, ठीक है। अब ये गोला, इससे हमने दर्पण काट लिया, इससे हमने दर्पण काट लिया, लेकिन ये दर्पण कटा तो गोले से, तो गोले का केंद्र अगर ये है तो जितना गोले का केंद्र होगा,
जितना गोले का केंद्र होगा वही तो दर्पण का केंद्र होगा। हमने इतना दर्पण काटा, दर्पण कटा किससे? गोले से। तो जो गोले का केंद्र होगा वही तो दर्पण का केंद्र होगा। तो सीधा हम लिखेंगे उस गोले के केंद्र को, क्योंकि दर्पण भाग किसका है? गोले का ही है ना, गोले से ही काटा गया है कांच के गोले से, तो उसका ही भाग है। तो जो कांच के गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा। तो उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है? जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा। जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसके बाद वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अब जो मान लो गोला है, अब इसकी त्रिज्या इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये बताओ जो गोले की त्रिज्या वही तो दर्पण की त्रिज्या है, क्योंकि दर्पण भी भाग किसका है? गोले का है। जब दर्पण गोले का भाग जो गोले का त्रिज्या होगी वही दर्पण की त्रिज्या होगी। इसीलिए इसमें भी हम लिखेंगे कि उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर, इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो गोले की त्रिज्या होगी वही दर्पण की त्रिज्या होगी। जो गोले की त्रिज्या होगी वही दर्पण की त्रिज्या होगी। अब आते हैं ध्रुव की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? ध्रुव, जिसे हम पी से लिखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ध्रुव की। किसकी बात करेंगे? ध्रुव, पोल, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या होता है कि ये जो दर्पण है इसका जो ये परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात हुई ध्रुव की। ध्रुव के बाद ये जो रेखा आएगी, इससे भी आएगी, इससे भी आएगी, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा मुख्य अक्ष। इसको बोला जाएगा मुख्य अक्ष। तो अब मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसे लिखेंगे? अब मुख्य अक्ष की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और ये रेखा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाएगी उसी को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो
तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। हम लिखेंगे दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले हमने पढ़ा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस केंद्र, जो गोले का केंद्र होता है उसी से दर्पण काटा जाता है। जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, तो जिस त्रिज्या के गोले से दर्पण काटा जाएगा उसी वही त्रिज्या तो दर्पण की होगी। तो दर्पण की गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसके बाद ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु है, मिडिल वाला क्षेत्र, ठीक है, मिडिल एरिया, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से लिखते हैं। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। जो रेखा दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष को मिलाएगी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, सॉरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाएगी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे परावर्तक तल या दर्पण का द्वारक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। अगला पॉइंट, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये जो दर्पण का परावर्तक तल होता है, ये परावर्तक तल है, यहां से भी किरणें परावर्तित होंगी, यहां से। इसका जो व्यास होगा, मतलब दर्पण के इस किनारे के और इस किनारे के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आती है बात मुख्य फोकस की। अब मुख्य फोकस क्या है, पहले हम इसे समझेंगे। ये जैसे दर्पण है, हमने गोले से काट लिया। अब ये पता है आपको कि ये इसका ध्रुव होगा, जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ का इसका मान लो वक्रता केंद्र। इन दोनों को जो रेखा मिलाई जाएगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब मान लो ये किसी वस्तु से प्रकाश की किरण आई और यह परावर्तित हुई। परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी, ये भी आई, परावर्तित हुई। परावर्तित होने के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर जाएगी उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस बोला जाएगा। परावर्तित होने के पश्चात इस प्रकार से जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे ही दर्पण का क्या बोला जाएगा, मुख्य फोकस। तो अब परिभाषा क्या बनाएंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई
प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर, जिस बिंदु पर जाकर, जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, इसके बाद परावर्तित होकर इस बिंदु पर जाकर रही हैं, इस बिंदु से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस। अब अच्छा फोकस दूरी, अब हम बात करेंगे फोकस दूरी की, फोकस दूरी। अब हम बात करेंगे फोकस दूरी की। मुख्य फोकस हो गया, अब हम बात करेंगे फोकस दूरी की। अब फोकस दूरी क्या होती है, तो जाहिर सी बात है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की, मुख्य फोकस तक की, फोकस तक की दूरी को दर्पण की, दूरी को दर्पण की फोकस, मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दर्पण का ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। दर्पण से ध्रुव की से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे R से लिखेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब आगे हम देखते हैं दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये हम देखेंगे। अब अगला टॉपिक है दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पणों के प्रकार। गोलीय दर्पणों के प्रकार। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहां लिखा जाएगा गोलीय दर्पण, या ये दर्पण, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण,
एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। एक क्या होता है अवतल दर्पण, एक क्या होता है अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है ये हम पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल में पॉलिश पुती होती है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है। मान लो हम इस प्रकार से ये कोई दर्पण है, इसमें इस तरफ पॉलिश पोत दे। अब ये इसका ध्रुव होगा, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक, अब ये कोई किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तित हुई, इधर से निकल गई। तो परावर्तन जो हो रहा है वो दबे हुए तल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है तो ये किस प्रकार का दर्पण है अवतल दर्पण है। तो वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल में पॉलिश पुती होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल में पॉलिश पुती होती है, पॉलिश पुती होती है, पुती होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल में, मतलब जो तल बाहर को निकला होगा, जो सिरा बाहर को निकला होगा उससे परावर्तन होगा तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। मान लो ये है, अब इस तरफ पॉलिश पोती, इसमें प्रकाश की किरण डाली जाए तो इससे परावर्तित हो जाएगी, तो अंदर की ओर से परावर्तित हो रहा है ना, दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है ना, तो ये अवतल दर्पण होगा। इसी प्रकार इसमें देखो, ये उभरे हुए तल में पेंट पोता है जबकि दबे हुए तल से किरण परावर्तित हो रही है, तो इसे बोला जाएगा अवतल दर्पण। की वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल में पॉलिश पोती होती है जबकि दबे हुए तल से परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण जस्ट इसका अपोजिट होता है, उत्तल दर्पण जस्ट इसका अपोजिट होता है। मान लो ये है उत्तल दर्पण, इसमें क्या करेंगे हम दबे हुए तल में पॉलिश पोत देंगे। इस प्रकार से इसमें दबे हुए तल में पॉलिश पोत देंगे तो जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा। जो परावर्तन होगा वो कहां से होगा उभरे हुए तल से होगा। ये ध्रुव है इसका, ये मुख्य अक्ष है। अब मान लो इससे कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई तो परावर्तन इससे हो जाएगा उभरे हुए तल से। तो जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होगा उसे अवतल दर्पण बोला जाएगा, उत्तल दर्पण बोला जाएगा, सॉरी। तो वह दर्पण जिसमें दबे हुए तल में पॉलिश पोती होती है जबकि उभरे हुए तल से परावर्तन होता है और उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या क्या बोला जाएगा, वह दर्पण जिसमें दबे हुए तल में पॉलिश पोती होती है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और ये क्या कहलाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में उभरे हुए तल में पॉलिश पोती होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, जबकि उत्तल दर्पण में दबे हुए तल में पॉलिश पोती होती है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
कि अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बारे में, प्रतिबिंबों को बनाने के बारे में और दर्पण के सूत्र के बारे में। इसके बाद इसका जो आखिरी वीडियो आएगा इस टॉपिक का, प्रकाश का, उसमें होंगे सवाल। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।